आज हम लोग मॉडर्न इंडिया के संदर्भ में जानेंगे कि किस प्रकार आर्किटेक्चर में बदलाव हुआ, कौन कौन से नए स्टाइल्स हमें मॉडर्न इंडिया में देखने को मिलते हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। मॉडर्न इंडिया की सबसे पहले जानने की जरूरत है कि मॉडर्न इंडिया की शुरुआत हम लोग कहाँ से देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जिस औरंगजेब के बाद कोई भी मुगल शासक जो थे वो बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं थे, और मुगलों के समय से हम लोग जानते हैं कि यूरोपियंस का आगमन हमारे देश में शुरू हो चुका था। शुरू में वो व्यापारी के रूप में आए थे, लेकिन बाद में हमारे ऊपर फिर शासन करने लगे। तो मुगल साम्राज्य का जिस प्रकार पतन होने लगा और यूरोपियन पावर्स हमारे इंडिया में उनका आगमन शुरू हो गया था, हम देखते हैं कि एक पावर के लिए संघर्ष देखने को मिलता है पोर्तुगीज, फ्रेंच, डच, डेनिश और ब्रिटिश के बीच में। और इन सब के बीच में जो संघर्ष होता है आपस में, उसमें से ब्रिटिश जो है उनकी जीत होती है, और एज अ रिजल्ट ऑफ उनकी विक्ट्री के क्या होता है, तो इंडिया गुलाम हो जाता है और 1947 तक ब्रिटिश जो है वो हमारे ऊपर शासन करते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सिंपल सी बात है कि मुगल साम्राज्य का पतन हो गया क्योंकि कोई पावरफुल रूलर थे नहीं और यूरोपियन पावर आने लगे। वो ट्रेडर के रूप में आए थे, लेकिन धीरे धीरे वो हमारे यहाँ की सत्ता पर काबिज होना शुरू किए। उनके जो और भी यूरोपियन पावर्स थे, जैसे कि पोर्तुगीज थे, फ्रेंच थे, इन सभी में आपस में फाइट चलती थी कि कौन जो है वो सत्ता का संघर्ष हुआ इनके बीच में, और अल्टीमेटली उसमें ब्रिटिश जो थे वो जीते, और इसके कारण उन्होंने इंडिया के ऊपर रूल किया। और 1947 तक, आपको पता है 15 अगस्त 1947 को इंडिया आजाद हुआ। ब्रिटिश का शासन भारत से खत्म हुआ। ठीक है, तो इसी के कारण चूंकि अलग अलग यूरोपियन पावर हमारे इंडिया में आए, तो हम लोग को उनका इन्फ्लुएंस भी आर्किटेक्चर में देखने को मिलता है। तो हमारे देश में सबसे पहले आगमन हुआ है पोर्तुगीज का। सबसे पहले वो आए और सबसे बाद में हमारे देश से पोर्तुगीज ही गए। तो इसी के कारण पोर्तुगीज इन्फ्लुएंस काफी देखने को मिलता है हमारे इंडिया के आर्किटेक्चर के ऊपर। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट पोर्तुगीज इन्फ्लुएंस है वो ये कि वो अपने साथ साथ इबेरियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर लेके आए। उन्होंने ही इंडिया में इबेरियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को इंट्रोड्यूस किया। अब ये इबेरियन स्टाइल क्या है, तो ये स्पेन और पुर्तगाल जो है वहां पे आर्किटेक्चर का जो स्टाइल है ना, उसे ही हम लोग इबेरियन स्टाइल के नाम से जानते हैं, और इंडिया में इसे लेके आने का क्रेडिट जाता है पोर्तुगीज को। शुरू में इन्होंने ट्रेडिंग पोस्ट किसे कहते हैं, तो वो जगह जहां पे व्यापार होता है, गुड्स का एक्सचेंज वगैरह, तो उसे ट्रेडिंग पोस्ट, और वेयर हाउसेस आप जानते हैं जहां पे सामान को स्टोर किया जाता है। तो शुरू में पुर्तगीज ने क्या किया, उन्होंने ट्रेडिंग पोस्ट और वेयर हाउसेस का निर्माण कराया। बाद में इन्होंने इन सब चीजों को बदल के एक फोर्टिफाइड टाउन क्रिएट किया कोस्ट लाइन के अलॉन्ग, उसके अगल बगल जो है उन्होंने दुर्गीकृत नगरों का मतलब की स्थापना की। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, उन्होंने पैटियो हाउसेस का भी कंसेप्ट वो लेके आए। इसके अलावा बैरक चर्चेस का भी जो कंसेप्ट है वो भी लेके आए। पैटियो हाउसेस क्या होता है कि बहुत सारे घरों का क्लस्टर होता है, जिसमें कि आपके जो घर है आपस में दीवार शेयर करते हैं। उनकी जो एडजॉइनिंग हाउसेस मतलब जो घर है ना, तो बहुत सारे इस पैटर्न में घर होते हैं, और इनका जो वॉल्स है वो आपस में कॉमन होता है। ठीक है, तो यही जो स्टाइल है पैटियो हाउसेस का स्टाइल, ये भी कंसेप्ट पोर्तुगीज ही लेके आए। इसके अलावा बैरक चर्च जो कि इबेरियन स्टाइल में बनते थे, वो चर्च का भी कंसेप्ट आपके पोर्तुगीज ही इंडिया में लेके आए। आपको गोवा में जो सैंट कैथेड्रल है, फिर आपका कैस्टेला डी गाटा मुंबई में जो है, ये सारे के सारे आपके पोर्तुगीज स्टाइल में यानी कि इबेरियन स्टाइल में बने हुए हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग का बिल्डिंग का। तो ये जो सेंट कैथेड्रल चर्च है गोवा में, ये आपके पोर्तुगीज आर्किटेक्चर का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, जिसको आपको इंडिया में देखने को मिलता है। पोर्तुगीज इन्फ्लुएंस के बाद हम लोग बात करते हैं फ्रेंच इन्फ्लुएंस की, कि किस प्रकार फ्रेंच जो है उन्होंने इंडिया के आर्किटेक्चर को प्रभावित किया। तो फ्रेंच जिस प्रकार पोर्तुगीज इबेरियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को लेके आए, फ्रेंच जो थे उन्होंने अर्बन सिटी प्लानिंग का कंसेप्ट वो लेके आए भारत में। और जो पौंडीचेरी का शहर आप देखते हैं, पौंडीचेरी जिसे अब हम लोग पुडुचेरी के नाम से जानते हैं, और चंदेड़ नागौर जिसे अब हम लोग चंदननगर के नाम से जानते हैं, तो पौंडीचेरी और चंदेड़ नागौर के जो शहर है, फ्रेंच शहर, वो पूरी तरह से कार्टेशियन ग्रिड प्लान पे बने थे, और उसमें साइंटिफिक आर्किटेक्चरल डिजाइन्स का इस्तेमाल हुआ था। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपसे कोई पूछे कि पौंडीचेरी और चंद्रनागौर के जो शहर बसे थे, फ्रेंच लोगों ने जो शहर बसाए थे, वो किस पैटर्न पे थे, तो उनका कार्टेशियन ग्रिड प्लान था। इस तरह का जो कार्टेशियन हम लोग करते हैं ना, लाइक एक्स वाई और उस पे ये, तो इसी को हम लोग कार्टेशियन ग्रिड प्लान कहते हैं। और जो भी आर्किटेक्चरल डिजाइन उन लोगों ने यूज किया बिल्डिंग्स को बनाने के लिए, वो आपके साइंटिफिक थे। तो ये कार्टेशियन ग्रिड प्लान और साइंटिफिक आर्किटेक्चरल डिजाइन्स का कंसेप्ट
फ्रेंच ही लेके आए। और उनके जो बिल्डिंग्स होते थे ना वो काफी बड़े होते थे, दे वर क्वाइट इम्पोजिंग। और ये बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाने का रीजन क्या था, वो अपने पावर को दिखाना चाहते थे, वो अपना जो बड़े बड़े भवन बनाकर वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते थे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि फ्रेंच के जो अलग बड़े इंपोजिंग बिल्डिंग्स थे उसका कारण ये था कि वो उनके पावर का सिंबल था, क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंग इंडिकेट करती थी कि फ्रेंच जो है वो काफी पावरफुल थे। इसी के अलावा फ्रेंच जो है वो आपका इनोनिमस आर्किटेक्चर का भी कंसेप्ट वो लेके आए इंडिया में। जो सैक्रेड हार्ट ऑफ जीसस जो कि पोंडिचेरी में स्थित एक चर्च है, ये आपका फ्रेंच स्टाइल में बना हुआ है। फ्रेंच इन्फ्लुएंस आपको इस चर्च में देखने को मिलता है। इसकी एक तस्वीर हम लोग देखते हैं, तो ये देखिए, ये है आपका चर्च ऑफ सैक्रेड हार्ट ऑफ जीसस जो कि पुडुचेरी में स्थित है। ये पूरी तरह से ये जो आर्किटेक्चर है ये आपके फ्रेंच स्टाइल में बना है। अब हम लोग बात करेंगे ब्रिटिश की। तो ब्रिटिश जो है वो सबसे लंबे समय तक हमारे भारत में रहे, उन्होंने हम पे रूल किया, तो ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस भी हर जगह देखने को मिलता है, तो आर्किटेक्चर में कैसे नहीं मिलेगा। तो ब्रिटिश जो थे उन्होंने गोथिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को भारत में इंट्रोड्यूस किया। याद रखिएगा कि गोथिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को भारत में ब्रिटिश ने जरूर इन्फ्लुएंस लेके आए, लेकिन ये जो गोथिक स्टाइल है ये आपका एक ऐसा स्टाइल है जो कि फ्रांस में इमर्ज हुआ। ठीक है, तो स्टाइल कहाँ का है, फ्रांस का, लेकिन भारत में इसे कौन लेके आए, तो ब्रिटिश लेके आए। और बाद में बाकी सारे स्टाइल में अगर पोर्तुगीज स्टाइल वगैरह को देखेंगे तो वो पूरी तरह से अपना जो उनका ट्रेडिशनल स्टाइल था उसी को उन्होंने मेंटेन किया, भारत से बिल्कुल उन्होंने कुछ भी अडॉप्ट नहीं किया। लेकिन ब्रिटिश का ये जो गोथिक स्टाइल ये लेके आए, ये गोथिक स्टाइल इंडियन स्टाइल के साथ मर्ज हो गया। जिस तरह से हम लोगों ने देखा था कि मुगल्स के पीरियड के दौरान कि वो पर्शियन स्टाइल और इंडियन स्टाइल का मिक्सचर हो गया था, और एज अ रिजल्ट हमें इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर देखने को मिलता था। उसी प्रकार गोथिक स्टाइल इंडियन स्टाइल के साथ मर्ज हो गया, एंड एज अ रिजल्ट हमें इंडो गोथिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। इस स्टाइल में हमें गोथिक स्टाइल और इंडियन स्टाइल दोनों का ही मिक्सचर देखने को मिलता है। 1911 के बाद एक न्यू रोमन आर्किटेक्चर जो है वो भी इमर्ज किया, जिसका ये जो न्यू रोमन आर्किटेक्चर है इसे भी भारत में लेके आने का क्रेडिट ब्रिटिश को ही जाता है। तो यहाँ पे 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अब हम लोग डिटेल में जानेंगे इंडो गोथिक स्टाइल के बारे में। तो सबसे पहले ये जानिए कि इंडो गोथिक स्टाइल को हम लोग विक्टोरियन स्टाइल के नाम से भी जानते हैं, और ये एक यूनिक ब्लेंड है किसका, इंडियन, पर्शियन और गोथिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। यानी कि इंडो गोथिक स्टाइल में आपको इंडियन आर्किटेक्चर की भी झलक देखने को मिलेगी, पर्शियन आर्किटेक्चर की भी झलक देखने को मिलेगी, और गोथिक स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर की भी झलक देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये एक बहुत ही यूनिक ब्लेंड है इन तीनों ही स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का। इंडो गोथिक स्टाइल के अंतर्गत जितने भी कंस्ट्रक्शन, जितने भी निर्माण या बिल्डिंग्स देखने को मिलते हैं वो काफी बड़े होते हैं, एंड दे आर क्वाइट इलैबोरेट, यानी काफी विशाल होते हैं, उनमें बहुत ही विस्तृत होते हैं वो। ठीक है, और इंडो इस्लामिक कंस्ट्रक्शंस में आपको यूजुअली जो दीवारें होती हैं वो काफी मोटी देखने को मिलती है, लेकिन इंडो गोथिक स्टाइल में जो दीवारें हैं वो इंडो इस्लामिक कंस्ट्रक्शन के मुकाबले काफी पतली होती है, दे आर वेरी थिनर। जो आर्क्स देखने को मिलते हैं, अभी तक इंडो इस्लामिक में आपने क्या देखा था कि आर्क जो होता है वो कर्व्ड शेप में होते थे, लेकिन इंडो गोथिक स्टाइल में आपके जो आर्क होते हैं ना, दे आर क्वाइट पॉइंटेड। ठीक है, वो काफी पॉइंटेड होते हैं। इस बिल्डिंग में आपको लार्ज विंडोज देखने को मिले। ज्यादातर जो भी बिल्डिंग्स आपके इंडो गोथिक स्टाइल में बने होते हैं ना, उसमें आपको बड़े बड़े विंडोज देखने को मिलते हैं, यानी कि बड़ी बड़ी खिड़कियां आपको देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट, जो भी चर्चेस बनते हैं इंडो गोथिक स्टाइल में वो सभी के सभी क्रूसिफाइड ग्राउंड प्लान को फॉलो करते हैं। क्रूसिफाइड ग्राउंड प्लान का मतलब इस तरह का जो ग्राउंड प्लान होता है ना, इस तरह के ग्राउंड प्लान को हम लोग क्रूसिफाइड ग्राउंड प्लान कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये ज्यादातर जो चर्च जो कि इंडो गोथिक स्टाइल में बनते हैं उसमें आपको क्रूसिफाइड ग्राउंड प्लान देखने को मिलेगा। फिर आपका एडवांस स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल देखने को मिलेगा इंडो गोथिक स्टाइल में, और मेन कंस्ट्रक्शन मटेरियल के तौर पर स्टील, आयरन और बोर्ड कंक्रीट का इस्तेमाल होता था। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको पता होना चाहिए कि इंडो गोथिक स्टाइल में एडवांस स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल होता था, इसी के साथ साथ स्टील, आयरन और बोर्ड कंक्रीट इसका इस्तेमाल होता था कंस्ट्रक्शन मटेरियल। यानी जो भी बिल्डिंग्स इंडो गोथिक स्टाइल में बनती थी उनको बनाने के लिए जो मुख्य सामग्री का इस्तेमाल होता था वो ये 3 थी। अब इंडो गोथिक स्टाइल में कौन कौन से बिल्डिंग्स बने उसके क्या उदाहरण है, तो जैसे कोलकाता में स्थित जो विक्टोरिया मेमोरियल है, मुंबई में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया, ये दोनों के दोनों ही आपके इंडो गोथिक स्टाइल में इनका निर्माण हुआ है। फिगर से आप देखिए, ये है आपका विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में जो स्थित है,
ये है आपका गेटवे ऑफ इंडिया जो कि मुंबई में स्थित है, ये आपका सेंट पॉल्स कैथेड्रल जो कि कोलकाता में स्थित है। ये तीनों के तीनों बिल्डिंग जो है वो आपकी इंडो गोथिक स्टाइल में इनका निर्माण हुआ है। अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन मुंबई का। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानिए कि इस स्टेशन का दूसरा नाम क्या है, छत्रपति शिवाजी स्टेशन। जो लोग मुंबई के होंगे या मुंबई से नहीं भी होंगे तब भी एक बहुत ही फेमस स्टेशन है, इसके बारे में आप जरूर जानते होंगे। तो विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन जो कि मुंबई में स्थित है, इसका नाम छत्रपति शिवाजी स्टेशन भी है और इसे डिजाइन किया गया था ब्रिटिश आर्किटेक्ट F.W. स्टीफेंस के द्वारा। इसका निर्माण जो है वो आपका लेट मेडिवल जो इटालियन मॉडल है ना, उस पर इसका बेस मतलब उसके आधार पर इसका निर्माण किया गया है और इसका निर्माण करने में पूरे 10 सालों का समय लगा था। मुंबई सिटी को इसीलिए लेबल किया जाता है कि वो गोथिक सिटी है। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही फैक्चुअल पॉइंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप इसे अपने ध्यान में रखिएगा कि ये जो विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन है यानी कि छत्रपति शिवाजी स्टेशन, ये आपका लेट मेडिवल इटालियन मॉडल के हिसाब से बनाया गया है, जिसे बनने में 10 वर्षों का समय लगा और मुंबई सिटी को लेबल किया जाता है यानी कि इसे गोथिक शहर के नाम से भी जाना जाता है। तो हम लोगों ने विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन मुंबई के बारे में बात की। अब हम लोग देखते हैं कि इबेरियन और गोथिक आर्किटेक्चर, इन दोनों में वो कौन कौन से बेसिक डिफरेंसेस हैं। सबसे पहला डिफरेंस हम लोग कंसिडर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज, यानी कि इबेरियन आर्किटेक्चर में कौन कौन सी सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है बिल्डिंग्स बनाने के लिए और गोथिक आर्किटेक्चर में किसका इस्तेमाल होता है। तो इबेरियन में जो मटेरियल यूज होता है वो आपका ज्यादातर ब्रिक होता है, यानी ब्रिक की मदद से हम लोग किसी भी बिल्डिंग का, किसी भी कंस्ट्रक्शन का निर्माण कराते हैं और छतों के लिए या फिर आपके सीढ़ियों के लिए लकड़ी का इस्तेमाल होता है, किसमें, इबेरियन आर्किटेक्चर में। जबकि गोथिक आर्किटेक्चर में रेड सैंडस्टोन और कोर्स लाइमस्टोन, इन दोनों का इस्तेमाल होता है बिल्डिंग को तैयार करने में। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर, आखिर स्ट्रक्चर में किस प्रकार आइबेरियन आर्किटेक्चर और गोथिक आर्किटेक्चर में अंतर है। तो जो पोर्तुगीज थे ना, उन्होंने अपना वेस्टर्न ट्रेडिशन कंटिन्यू रखा, यानी जैसे वो लोग पुर्तगाल स्पेन में बिल्डिंग्स बनाते थे, ठीक वैसे ही बिल्डिंग्स उन्होंने भारत में भी बनाई। उसके स्टाइल में बिल्कुल जरा सा भी आपको चेंज देखने को नहीं मिलता। उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई भी स्ट्रक्चरल वेरिएशन इंट्रोड्यूस नहीं किया। अगर वो पुर्तगाल में अगर इस प्रकार की बिल्डिंग्स बनाते थे तो भारत में आने के बाद भी इसी तरह का बनाने लगे, इसमें जरा सा भी मॉडिफिकेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो ब्रिटिश थे उन्होंने इंडियन स्टाइल, इंडियन डिजाइन्स को अडॉप्ट किया और एज अ रिजल्ट आपका सिर्फ और सिर्फ प्योर गोथिक आर्किटेक्चर इंडिया में नहीं देखने को मिलता, बल्कि इस गोथिक आर्किटेक्चर में भारत का भी इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। एंड इंडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर और गोथिक आर्किटेक्चर, इन दोनों के मिश्रण से एक नया स्टाइल उभर के आया है जिसे हम लोग इंडो गोथिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे किसके किसके बीच में, आइबेरियन आर्किटेक्चर और गोथिक आर्किटेक्चर के बीच में। अब हम लोग बात करेंगे नियो रोमन स्टाइल की। तो मैंने आपको बता दिया कि नियो रोमन स्टाइल का इंट्रोडक्शन कब हुआ, तो 1911 के बाद जो भी कंस्ट्रक्शन ब्रिटिश के द्वारा हुए वो आपके नियो रोमन या फिर नियो क्लासिकल स्टाइल को उसने फॉलो किया। ठीक है, पहले तो ब्रिटिश लेके आए इंडिया में गोथिक स्टाइल और 1911 के बाद आपको जितने भी कंस्ट्रक्शन ब्रिटिश द्वारा किए गए हैं उन सभी में आपको नियो रोमन या फिर नियो क्लासिकल स्टाइल देखने को मिलता है। फिर आपके जो न्यू दिल्ली के आर्किटेक्चर हैं जो कि किसके द्वारा किए गए थे, तो एडविन ल्यूटन्स और हर्बर्ट बेकर के द्वारा। तो उन्हें जो क्या कहा जाता है, इट इज नोन एज द रोम ऑफ हिंदुस्तान। तो जो भी न्यू दिल्ली के आर्किटेक्चर उसमें निर्माण कराए गए हैं भवन और बाकी सारी चीजों के, जिसे करवाया था एडविन ल्यूटन और हर्बर्ट बेकर ने, ये दोनों मेन आर्किटेक्ट थे। तो इसे हम लोग रोम ऑफ हिंदुस्तान के नाम से भी जानते हैं। और इस पीरियड में यानी कि नियो रोमन स्टाइल में जो भी कंस्ट्रक्शंस होते थे वो आपके एनोनिमस होते थे और कोई भी बहुत इंटरेस्टिंग फीचर आपको देखने को नहीं मिलता था। न्यू रोमन स्टाइल में क्या हुआ था ना कि जितने भी स्टाइल थे आर्किटेक्चर के, ज्यादातर स्टाइल्स को मर्ज कर दिया गया एंड एज अ रिजल्ट क्या हो गया, तो किसी भी तरह की आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को वो क्रिएट करने में नाकामयाब हो गए। इनफैक्ट इतने सारे स्टाइल के मर्ज हो जाने के कारण सिंप्लिसिटी, मॉडर्निटी, यूटिलिटी सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज हो गई। यानी इतनी सारी चीजें मिल गई कि ना तो आपकी सिंप्लिसिटी बची रही, ना मॉडर्निटी बची रही, ना कोई यूटिलिटी, ये सारी चीजें के साथ कॉम्प्रोमाइज देखने को मिलता है।
और न्यू रोमन स्टाइल में सर्कुलर बिल्डिंग्स बनाने के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस था, और मतलब ओरिएंटल मोटिव्स यानी कि जो पश्चिम सभ्यता के जो डिजाइन्स थे उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ। ये इंडिकेट करता था कि वहां पे वेस्टर्न आर्किटेक्चरल डिजाइन्स को मतलब यूज करने के लिए, उसके प्रभाव को दिखाने के लिए बहुत ज्यादा ओरिएंटल मोटिव्स का इस्तेमाल देखने को मिलता था। ठीक है, एक और जो इम्पोर्टेंट चीज थी न्यू रोमन स्टाइल की वो ये कि आपको अपटर्न्ड डोम जो है इसका इंट्रोड्यूस भी किया गया। और ये जो अपटर्न डोम है जैसे कि आपको देखने को मिल सकता है राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम कोर्ट के टॉप के ऊपर, ये देखिए राष्ट्रपति भवन का इमेज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका अपटर्न डोम है, ये फिर आपका राष्ट्रपति भवन है, यहाँ पे भी आपको देखने को मिल सकता है अपटर्न डोम। तो ये जो अपटर्न्ड डोम यानी कि ऊपर उठे हुए गुंबद की जो अवधारणा है इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, वो भी इंडिया में, तो वही न्यू रोमन स्टाइल के अंतर्गत। ठीक है, तो न्यू रोमन स्टाइल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है अपटर्न्ड डोम का इंट्रोडक्शन, जो कि कहाँ देखने को मिलता है, तो सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति भवन के सबसे शिखर के ऊपर। ठीक है, यानी शीर्ष पर आपको देखने को मिल सकता है, यहाँ पे आप फिगर से देख सकते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ राष्ट्रपति भवन में भी। तो अब हम लोग बात करते हैं, हम लोगों ने न्यू रोमन स्टाइल के बारे में बात कर ली, इंडो गोथिक स्टाइल के बारे में बात कर ली। अब हम लोग बात करते हैं रिवाइवल ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ दिल्ली, दिल्ली के आर्किटेक्चर के रिवाइवल के बारे में। तो 1911 में क्या हुआ, तो जो कैपिटल था वो आपका कोलकाता से शिफ्ट होकर के दिल्ली में चला गया। जो एडविन ल्यूटन थे, जैसे मैंने आपको बताया, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि वो दिल्ली का आर्किटेक्चर प्लान करे, यानी वहां पे अलग अलग बिल्डिंग्स के निर्माण को वो प्लान करे। इसका काम, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एडविन ल्यूटन को दी गई थी, और उन्होंने इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन इन दोनों का ही कंस्ट्रक्शन करवाया। मतलब इन्होंने, मतलब उसका जो पूरा प्लानिंग वगैरह थे, ये आर्किटेक्ट थे, इन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन करवाया। फिर जो हर्बर्ट बेकर थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने राष्ट्रपति भवन के अगल बगल में साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक इसको एडिशन किया, यानी इसका कंस्ट्रक्शन कराया। और इंग्लिशमैन रॉबर्ट टोर जो थे उन्होंने कनॉट प्लेस इसका निर्माण करवाया। ठीक है, तो ये बहुत ही फैक्चुअल चीज है जो आपको पता होनी चाहिए कि दिल्ली के आर्किटेक्चरल प्लान को डेवलप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एडविन ल्यूटन को दी गई। इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन का उन्होंने निर्माण कराया। फिर साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक जो कि आपको राष्ट्रपति भवन के आगे पीछे देखने को मिलता है, उसका निर्माण हर्बर्ट बेकर ने कराया, जबकि जो इंग्लिशमैन रॉबर्ट टोर थे उन्होंने कनॉट प्लेस इसका निर्माण कराया। अब हम लोग एक बार देख सकते हैं इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर, तो ये है आपके राष्ट्रपति भवन, फिर आपका ये क्या है, इंडिया गेट देख सकते हैं, और ये है आपका कनॉट प्लेस। ये तीनों के तीनों बहुत ही प्रोमिनेंट आर्किटेक्चर है, बहुत ही प्रोमिनेंट बिल्डिंग्स हैं जो कि आपको दिल्ली में देखने को मिलेंगी। अब हम लोग कुछ मॉडर्न इंडिया के कुछ फेमस आर्किटेक्ट के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लॉरी बेकर के बारे में। तो लॉरी बेकर को ना आर्किटेक्ट ऑफ द पुअर कहा जाता था, गरीबों के वास्तुकार के रूप में इन्हें देखा जाता था। क्यों? क्योंकि इन्होंने केरला में जो मास हाउसिंग का कंसेप्ट था उसको रिवोल्यूशनाइज किया। अब मास हाउसिंग क्या है, तो बड़े पैमाने पर जो गरीब लोग होते हैं ना उनके लिए घर मुहैया कराने की जो सुविधा होती है, दैट इज सेड टू बी मास हाउसिंग, उसे हम लोग मास हाउसिंग कहते हैं। ठीक है, जो मास हाउसिंग होता है वो जनरली पब्लिकली फंडेड होता है, और यहाँ पे जो लो इनकम वाली फैमिलीज होती है, जो गरीब परिवार वाले होते हैं, उनके रहने की व्यवस्था के लिए मास हाउसिंग का कंसेप्ट लेके आया गया था। और इसको पूरी तरह से रिवोल्यूशनाइज करने का जो क्रेडिट है वो आपकी लॉरी बेकर को जाता है। इन्होंने जो बिल्डिंग्स डिजाइन कराई वो बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली थी, और जो बिल्डिंग्स डिजाइन हुई उसका बनाने के लिए जिस मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता था वो आपकी लोकली अवेलेबल थी। तो ये दो बहुत ही पॉजिटिव चीज थी लॉरी बेकर के बारे में कि इन्होंने जो बिल्डिंग का निर्माण करा, एक तो पर्यावरण को ध्यान में रख के किया, और दूसरा जो सामान इन्होंने यूज किया बिल्डिंग्स के निर्माण कराने के लिए वो सामान आपके लोकली अवेलेबल थे, यानी उसके लिए आपको कहीं बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं थी। यही पिलर स्लैब कंस्ट्रक्शन का भी कंसेप्ट लेके आए। पिलर स्लैब कंस्ट्रक्शन के कंसेप्ट लाने के कारण स्टील और सीमेंट इसका कंजम्पशन बहुत ज्यादा कम गया, और एज अ रिजल्ट जो ओवरऑल कॉस्ट थी वो आपकी काफी कम गई। इन्होंने क्या किया था ना कि आपका जो है जगह जगह पे जो सीमेंट जिसकी जरूरत नहीं थी उसको हटा करके ऐसा पिलर स्लैब का और इसको किसी दूसरी चीज से लोग भर देते थे, और एज अ रिजल्ट आपके सीमेंट और स्टील दोनों का ही कंजम्पशन वो घट जाता था, और एज अ रिजल्ट आपकी बिल्डिंग्स काफी और सस्ती हो जाती थी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पिलर स्लैब कंस्ट्रक्शन का कंसेप्ट किन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, तो लॉरी बेकर ने। इसके अलावा इन्होंने वेंटिलेशन और थर्मल कंफर्ट के अरेंजमेंट पर खासा जोर दिया था। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे लॉरी बेकर के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे ली कॉर्बूसियर के बारे में।
तो ली कॉर्बूसियर कौन थे? तो ये आपके एक फ्रेंच आर्किटेक्ट थे जिसे पंजाब गवर्नमेंट ने हायर किया था, किस लिए? ताकि वो चंडीगढ़ की सिटी जो है उसको डिजाइन कर सके। इन्होंने चंडीगढ़ की सिटी को डिजाइन किया ऑन अ पैटर्न ऑफ वेल ऑर्डर्ड मैट्रिक्स, एक सुव्यवस्थित मैट्रिक्स के पैटर्न पर इन्होंने चंडीगढ़ जो है उस शहर को डिजाइन किया। और इन्होंने कंसीव किया द आइडिया ऑफ सेक्टर एज सेल्फ सफिशिएंट ग्रीन बेल्ट। सेल्फ सफिशिएंट ग्रीन बेल्ट के कंसेप्ट को इन्होंने कंसीव किया, यानी इन्होंने ही इसकी आइडिया दी। और इन्होंने एक रेगुलर ग्रिड सिस्टम जो था उसका भी डिजाइन किया, सो दैट आपका जो ट्रैफिक है वो इजीली मूव कर सके और बहुत ज्यादा जाम की जो सिचुएशन हम लोग देखने को मिलती है वो ना हो। तो ली कॉर्बूसियर के साथ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन्होंने जो चंडीगढ़ की सिटी है उसे डिजाइन किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और बातें थी इंडियन आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न इंडिया के बारे में।